इतिहास की धूल हरियाणा के एक छोटे से शहर पानीपत के मैदानों पर बसती है। इस साधारण से शहर ने 3 महत्वपूर्ण लड़ाइयों को देखा है, जिन्होंने एक उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया। 3 बार साम्राज्यों का इसी धरती पर टकराव हुआ, उनका भाग्य अधर में लटक गया। युद्ध के ढोल की गूंज और स्टील के टकराने की आवाज भले ही फीकी पड़ गई हो, लेकिन वीरता, रणनीति और बलिदान की कहानियां आज भी गूंजती हैं। ये हैं पानीपत की 3 लड़ाइयों की कहानियां। पानीपत की लड़ाइयां केवल क्षेत्रीय संघर्ष नहीं थी, वे विचारधाराओं, महत्वाकांक्षा और नियति का टकराव थे। उन्होंने साम्राज्यों का उत्थान और पतन, नक्शों का फिर से बनना और एक राष्ट्र की आत्मा का आकार लेना देखा। इन लड़ाइयों के किस्से भारतीय इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, जो बहादुरी की स्थायी भावना और वर्तमान पर अतीत के गहरे प्रभाव का प्रोटेस्टमेंट है। साल है 1526। भारत विविध राज्यों और संस्कृतियों की भूमि परिवर्तन के लिए तैयार है। कभी शक्तिशाली दिल्ली सल्तनत आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर होकर पतन के कगार पर है। इस बीच मध्य एशिया के ऊबड़ खाबड़ इलाकों में एक युवा और महत्वाकांक्षी राजा अपने ही साम्राज्य की स्थापना का सपना देखता है। उसका नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, मुगल वंश का संस्थापक। चंगेज खान और तैमूर के वंशज बाबर को कम उम्र में ही वर्तमान उज्बेकिस्तान के फरगाना में एक छोटा सा राज्य विरासत में मिला था। महत्वाकांक्षा और विजय की प्यास से प्रेरित होकर उसने भारत की समृद्ध और उपजाऊ भूमि पर अपनी नजरें जमाईं। हिंदुकुश पहाड़ों के पार वह एक नया साम्राज्य, एक मुगल साम्राज्य स्थापित करने का अवसर देखता है। बाबर कोई साधारण योद्धा नहीं था। वह एक कुशल सैन्य रणनीतिकार, एक प्रतिभाशाली कवि और मानव स्वभाव का गहन पर्यवेक्षक था। उन्होंने अपनी आत्मकथा बाबरनामा में अपने जीवन और अनुभवों का दस्तावेजीकरण किया, जो हमें उनके व्यक्तित्व और प्रेरणाओं में अमूल्य अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। उनका सैन्य कौशल प्रसिद्ध था, जिसे मध्य एशिया में वर्षों की लड़ाइयों और अभियानों के माध्यम से सम्मानित किया गया था। युद्ध में तोपखाने और बारूद के महत्व को पहचानते हुए बाबर ने इन नई तकनीकों को अपनी सैन्य रणनीतियों में शामिल किया। वह अनुशासित पैदल सेना और घुड़सवार सेना के महत्व को समझता था, एक फॉर्मिडेबल युद्ध बल का निर्माण करता था, जो उसकी भारतीय विजयों में एक निर्णायक कारक साबित होगा। युद्ध के मैदान के दूसरी तरफ खड़े थे इब्राहिम लोदी, दिल्ली के सुल्तान। इब्राहिम हालांकि एक बहादुर योद्धा था, लेकिन उसके पास अपने विरोधी की राजनीतिक कुशाग्रता और रणनीतिक दूरदर्शिता का अभाव था। उनका शासनकाल आंतरिक विद्रोहों और महत्वाकांक्षी रईसों की चुनौतियों से ग्रस्त था। उनके ही दरबार में कई लोग उन्हें एक अप्रभावी शासक के रूप में देखते थे, जिससे सत्ता पर उनकी पकड़ और कमजोर होती गई। बाबर के आसन्न आक्रमण ने इब्राहिम के सामने एक विकट चुनौती पेश की। विदेशी आक्रमणकारी के खिलाफ एकजुट मोर्चा बनाने की चेतावनियों और दलीलों के बावजूद इब्राहिम आत्मसंतुष्ट बने रहे। युवा मुगल राजा की सैन्य शक्ति और महत्वाकांक्षा को कम आंकते रहे। यह गलत अनुमान इब्राहिम और उसकी ढहती सल्तनत के लिए घातक साबित होगा। भाग 5, टाइटन्स का संघर्ष। पहली लड़ाई शुरू होती है 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के धूल भरे मैदानों पर दोनों सेनाएं आखिरकार मिल ही गईं। दांव ऊंचे थे, तनाव छू सकता था। बाबर की सेना हालांकि संख्या में कम थी, बेहतर ढंग से सुसज्जित और रणनीतिक रूप से श्रेष्ठ थी। उन्होंने तुलुगमा सहित नवीन रणनीति का इस्तेमाल किया, एक पैंतरेबाजी जिसने दुश्मन सेना को घेर लिया, और तोपों के उपयोग ने उन्हें लोदी सेना पर एक महत्वपूर्ण लाभ दिया। लड़ाई घंटों तक चली, स्टील, धुएं और खून का एक अराजक बवंडर। इब्राहिम लोदी अपने वंश के प्रति सच्चे, बहादुरी से लड़े, लेकिन अंततः कार्रवाई में मारे गए। उनकी मृत्यु ने लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत के अंत का प्रतीक किया, जिससे भारतीय इतिहास में एक नए युग का मार्ग प्रशस्त हुआ। भाग 6, एक नया युग, मुगल साम्राज्य का उदय। पानीपत में जीत भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ थी। इसने मुगल साम्राज्य की शुरुआत को चिह्नित किया, एक ऐसा वंश जो आने वाली सदियों तक भारत के विशाल भूभाग पर राज करेगा। बाबर की जीत महज एक सैन्य जीत नहीं थी, ये उनकी रणनीतिक प्रतिभा, उनकी अनुकूलन क्षमता और उनकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण था। बाबर और उसके वंशजों के अधीन मुगल साम्राज्य भारत पर एक अमिट छाप छोड़ेगा। यह स्थापत्य चमत्कारों, साहित्यिक कृतियों और कला और संस्कृति के उत्कर्ष का युग होगा। मुगलों की विरासत अपनी भव्यता और जटिलताओं के साथ
भारत के सांस्कृतिक और ऐतिहासिक परिदृश्य को आकार देती रहती है। भाग 7, पानीपत की दूसरी लड़ाई, 1556 समेकन की लड़ाई। पानीपत की पहली लड़ाई के 50 साल बाद मुगल साम्राज्य के सामने एक नई चुनौती आई। बाबर के पुत्र और उत्तराधिकारी हुमायूं को एक शक्तिशाली अफगान सरदार शेर शाह सूरी ने भारत से खदेड़ दिया था। हुमायूं का पुत्र अकबर बालक ही था जब उसे नेतृत्व की विरासत मिली। उनका शासनकाल अनिश्चितता और उथल पुथल के बीच शुरू हुआ। 1556 में सूरी वंश की सेवा में एक हिंदू सेनापति हेमू एक फॉर्मिडेबल शक्ति के रूप में उभरा। वह सैन्य कौशल और महत्वाकांक्षा के माध्यम से रैंकों के माध्यम से उठे थे। एक बार फिर दिल्ली पर हिंदू शासन स्थापित करने के सपने संजोते थे। दिल्ली की ओर हेमू के आगे बढ़ने से पानीपत की दूसरी लड़ाई का मंच तैयार हुआ, एक ऐसी लड़ाई जो मुगल साम्राज्य के भाग्य का फैसला करेगी। अकबर अपनी कम उम्र के बावजूद एक गहरी बुद्धि और ज्ञान की प्यास रखते थे। उन्होंने अपने सामने आने वाली चुनौतियों को समझा और उल्लेखनीय परिपक्वता और दृष्टि से इस अवसर पर पहुंचे। अपने संरक्षक बैरम खान के संरक्षण में अकबर ने अपनी शक्ति को मजबूत करना और मुगल सेना का पुनर्निर्माण शुरू कर दिया। अकबर का शासनकाल उनकी सैन्य विजयों, उनके प्रशासनिक सुधारों और धार्मिक सहिष्णुता की उनकी नीति द्वारा परिभाषित किया जाएगा। उन्होंने एक विविध साम्राज्य में एकता और समावेशिता के महत्व को पहचाना, मुगल शासन के स्वर्ण युग की नींव रखी। एक शानदार सैन्य कमांडर और रणनीतिकार हेमू ने मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर दिया था। उसने कई प्रमुख क्षेत्रों से मुगल सेना को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया था और यहां तक कि दिल्ली में खुद को राजा विक्रमादित्य का ताज पहनाया था, जो मुगल सत्ता को सीधी चुनौती थी। उस समय की सामाजिक और राजनीतिक बाधाओं को देखते हुए हेमू का प्रमुखता से उदय उल्लेखनीय था। उनकी कहानी उनकी सैन्य प्रतिभा और दिल्ली में एक हिंदू साम्राज्य स्थापित करने की उनकी महत्वाकांक्षा का प्रमाण है। मुगलों को उनकी चुनौती, हालांकि अंततः असफल रही, ने भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। पानीपत की दूसरी लड़ाई 5 नवंबर 1556 को हुई थी। बैरम खान के नेतृत्व में मुगल सेना का सामना हेमू की सेना से हुआ। लड़ाई भयंकर और कांटे की टक्कर वाली थी, जिसमें दोनों पक्षों ने बहादुरी और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। घटनाओं के एक निर्णायक मोड़ में हेमू युद्ध के हाथी के ऊपर से अपनी सेना का नेतृत्व करते हुए एक आवारा तीर से आंख में लग गया और बेहोश हो गया। अपने नेता के खोने से हेमू की सेना का मनोबल टूट गया और वे अंततः मुगलों से हार गए। पानीपत में जीत ने अकबर को मुगल सिंहासन पर मजबूती से स्थापित कर दिया और मुगल साम्राज्य के भविष्य को सुरक्षित कर लिया। 14 जनवरी 1761 को लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई ने भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ ला दिया। मुगल साम्राज्य, जो कभी शक्ति और भव्यता का प्रतीक था, अब आंतरिक कलह और बाहरी खतरों से कमजोर होकर अपने पूर्व स्व का एक साया था। पश्चिमी भारत से एक शक्तिशाली हिंदू संघ मराठा राजनीतिक परिदृश्य में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभरा था। पेशवाओं के नेतृत्व में मराठों की पूरे भारत में अपना प्रभाव बढ़ाने की महत्वाकांक्षा थी। उनके उत्तर की ओर विस्तार ने उन्हें अफगान दुर्रानी साम्राज्य के शासक अहमद शाह दुर्रानी के साथ संघर्ष में ला दिया। पानीपत की तीसरी लड़ाई इन दो शक्तिशाली ताकतों का टकराव था, एक ऐसी लड़ाई जिसके भारत के भविष्य के लिए दूरगामी परिणाम होंगे। पानीपत की तीसरी लड़ाई के परिणाम स्वरूप अहमद शाह दुर्रानी और उसकी अफगान सेना की निर्णायक जीत हुई। मराठा हार का भारत के राजनीतिक परिदृश्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसने मराठा संघ को कमजोर कर दिया, जिससे भारत में एक प्रमुख शक्ति के रूप में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का उदय हुआ। पानीपत की लड़ाइयां शक्ति के प्रवाह और प्रवाह, साम्राज्यों के उत्थान और पतन और वर्तमान पर अतीत के स्थायी प्रभाव के प्रमाण के रूप में खड़ी हैं। इन लड़ाइयों ने एक उपमहाद्वीप की नियति को आकार दिया, वीरता, बलिदान और इतिहास के बदलते ज्वार की याद दिलाते हुए एक विरासत को पीछे छोड़ दिया।